नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस क्लास मैं कंटिन्यू करा रहा हूं, तो आज का जो क्लास है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको अच्छे से करिएगा। इसमें लगभग 50 प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न को बारीकी से समझिएगा। इस टॉपिक से आज के खाली क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, बहुत तगड़ा क्लास है। अगर मिस कर दिए तो फिर पछताएंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं शुरू करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। जो कृषि होती है, आज केवल और केवल कृषि के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। तो कृषि में जैसे आपने देखा होगा कि भाई मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहते हैं, या फिर उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, या फिर विदेशों में भी जो झूम कृषि होती है उसका क्या नाम है। तो झूम कृषि से प्रश्न बनता है, आप लोगों को पता भी होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे इस बार एग्जाम में, अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो इसी से रिलेटेड प्रश्न है। और भी जो भी कृषि से संबंधित संभावित प्रश्न है सब है इसमें। तो चलिए, और यह एनसीईआरटी कक्षा 10 अध्याय 4 का ही प्रश्न है, कोई इधर उधर से नहीं उठाया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न, स्लैश एंड बर्न खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन राज्यों में? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। जी हां, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ, है ना, या इसे स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ठीक, तो इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस राज्य में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे देगा एक बीच में आपको, मणिपुर। तब तो आप सोचेंगे क्या कि हाँ उत्तर पूर्वी राज्य बताए थे, नहीं, नाम भी याद रखना है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर सवाल, झूम कृषि को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको भले ही लग रहा होगा तुच्छ, लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पढ़े हैं और जो एग्जाम दिए हैं, बिहार पुलिस का दिए हों या बिहार दरोगा का दिए हों, तो उनको इसका महत्व पता है कि कितना महत्वपूर्ण। वैसे ये सभी किताबों में आपको मिलेगा भी नहीं, छोटी छोटी किताबों में तो आपको दिखने को मिलेगा ही नहीं। ये गनीमत है कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो पढ़ लीजिए। चलिए, झूम कृषि को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो मणिपुर में पामलू। जी हां, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में पामलू नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यह कृषि की जाती है। काटो और जलाओ, जैसे क्या करते हैं ना कि कुछ समय तक खेती किए यहां, फिर यहां काट करके जला देते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। ऐसे करते करते वो लोग कृषि करते हैं, एक जगह पर नहीं करते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, फिर अगली कृषि करते हैं अगले स्थान पर। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो झूम कृषि होती है, जो काटो और जलाओ, जो स्लैश एंड बर्न, जो स्थानांतरित कृषि है, उसे दीपा या रीप, जी हां, दीपा या रीप नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कहां में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। दीपा या रीप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब चलते हैं, थोड़ा सा विदेश भी घूम लेते हैं। यहीं बैठे बैठे आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो चलिए मैं मैक्सिको ले चलता हूं। मैक्सिको में झूम कृषि अब भारत में तो हो ही रही है, लेकिन मैक्सिको में भी हो रही है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मैक्सिको में काटो और जलाओ या स्थानांतरण कृषि है, या स्थानांतरित कृषि है, या स्लैश एंड बर्न कृषि है, इसे मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्सिको में यह मिल्पा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिल्पा, याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, मैक्सिको मिल्पा। और मैक्सिको के अलावा मध्य अमेरिका के और भी कुछ छोटे छोटे स्थान हैं, वहां भी जो है वह मिल्पा नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा नाम से जाना जाता है। चलिए, वेनेजुएला में भी झूम कृषि होती है, और वेनेजुएला में जो इसका नाम है ना, वह नाम है कोनुको। नाम याद रखिएगा, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। वेनेजुएला में जो झूम कृषि है उसे कोनुको नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं ब्राजील। तो ब्राजील में जो झूम कृषि है बच्चों,
उसे रोका नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? रोका। देखिए अब आपको लग रहा हो कितना ढेर सारा कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है कि एग्जाम में 100 प्रश्न होते हैं, एक सवाल नहीं होता है कि आप याद किए और आपको नौकरी दे दी जाएगी। आपको याद तो करना पड़ेगा। जो बच्चा याद करेगा उसे नौकरी मिलेगी, जो नहीं याद करेगा वो अगली वैकेंसी की तैयारी करे। सीधी सी बात, इसमें कोई मानवता नहीं होती है। यहां पर आप खरे उतरेंगे, उनके माप पैमाना जो है उनका, उस पर तभी आपको दी जाएगी। तो आपको तय करना है याद करना है कि मौज मस्ती करना है। फिलहाल याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, एक बार वीडियो देख लीजिए, इसका पीडीएफ आप लोग अगर कहेंगे तो प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार वीडियो, एक बार पीडीएफ, एग्जाम के समय एक आध बार बस पीडीएफ नजरों से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, इतना में पर्याप्त है। तो ब्राजील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रीप या दीपा नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इंडोनेशिया से पहले मध्य अफ्रीका। अभी मध्य अमेरिका में आपने देखा था मिल्पा, लेकिन मध्य अफ्रीका की बात की जाए तो मध्य अफ्रीका में मसोले नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका मसोले नाम से जाना जाता है। वहीं अगर इंडोनेशिया की बात की जाए कि इंडोनेशिया में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडोनेशिया में लद्दांग। जी हां, इंडोनेशिया में झूम कृषि जो है उसे लद्दांग नाम से जाना जाता है। लद्दाख नहीं, लद्दांग। ओके, नाम याद रखिएगा। और अगर पूछे कि वियतनाम में झूम कृषि को, तो वियतनाम में रे। देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर दूंगा मैं, वियतनाम में रे। मध्य अफ्रीका की बात करें तो मसोले, मध्य अमेरिका की बात करें तो मिल्पा, वेनेजुएला की बात करें तो कोनुको, अंडमान निकोबार की बात करें तो रीप या दीपा, नागालैंड अगर पूछे तो झूम कृषि, मणिपुर अगर पूछे तो पामलू। आपको भी सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई रट के नहीं याद किए हैं। 2 से 3 बार जब मैं पढ़ा था, जब शुरुआती में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो बस 2 से 3 बार पढ़ा था, याद रहता है। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 बार बस देखते रहिए, बीच बीच में आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वियतनाम में रे और मध्य प्रदेश में इस झूम कृषि को, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को बीबर या दहिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बीबर या दहिया नाम से जाना जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 11, मध्य प्रदेश में आपको बता दिया बीबर या दहिया नाम से जाना जाता है। अब आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में पोडू या पोड़ा नाम से, पोडू पेड़ा, या याद रखिएगा। उड़ीसा में अगर बात करें तो पामाडाबी या कोमान या बरिंगाम, बरिंगाम। ओके, याद रखिएगा, पामाडाबी, कोमान या वरिगा नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। चलिए अब आ जाते हैं भारत में। तो पश्चिमी घाट में बात करें तो पश्चिमी घाट में कुमारी, और हिमालयन क्षेत्र में बात करें तो हिमालयन क्षेत्र में खील नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? खील नाम से जाना जाता है। चलिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में झूम कृषि को वालरे या वाल्टरे नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वालरे या वाल्टरे नाम से जाना जाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि खाली झूमे कृषि है क्या? नहीं, इसके अलावा देखिए लगभग 18-20 प्रश्न है झूम कृषि से, इसके अलावा फिर और भी प्रश्न। चलिए, झारखंड में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कुरुबा। हिमालयन क्षेत्र में मैं आपको खील बता चुका हूं। चलिए, तो ये हो गई झूम कृषि के बारे में जानकारी। अब चलते हैं कुछ इससे हटके। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, कहलाता है। सीधा सा प्रश्न है, जहां अधिक जनसंख्या है वहां किस प्रकार की कृषि होती है? तो गहन जीविका कृषि होती है। कैसी कृषि? गहन जीविका कृषि। अगर आपसे पूछे कि पंजाब और हरियाणा में चावल किस प्रकार की फसल है, तो चावल जो है पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक फसल में क्या करते हैं ना, जैसे जीविका फसल होता है वो खाने के लिए, वाणिज्यिक फसल में आप उसको बेचेंगे भी ज्यादा, खाने से ज्यादा बेच भी सकते हैं, ये है वाणिज्यिक फसल का। चलिए, तो पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल के रूप में जिसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है चावल का, ध्यान रखिएगा। भारत में कुछ रोपड़ फसलों के उदाहरण, रोपड़ फसलें जो होती हैं वो बेचने के लिए होती हैं। जैसे खाएंगे, फसल तो है तो उसको उपयोग करेंगे, खाएंगे, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि इसको मैं बेचूंगा, खाऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसको बेचूंगा। तो कुछ रोपड़ फसलें हैं। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि चाय, अब आप चाय की खेती करते हैं तो सारा चाय तो खा नहीं पाएंगे, बेचेंगे ही। रबर,
बेचेंगे ही, गन्ना सारा गन्ना खा नहीं पाएंगे, बेचेंगे ही, कॉफी भी बेचेंगे, केला की खेती करते हैं तो सारा केला आप खा नहीं पाएंगे, बेचेंगे। तो ऐसे करके रोपण फसल जो है वह बेचने वाला फसल है, याद रखिएगा। यह भी एक तरह का वाणिज्यिक फसल ही कह लीजिए। रबी फसल को बोया जाता है। आपसे यहां प्रश्न कैसे पूछता है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो आज से ध्यान रखिएगा, ये 4-5 नाम है, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। आपको मैं जो बताऊंगा टेक्निक ना, बस इसी को फॉलो करिएगा। तो देखिए, रबी की फसल जो है यह शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत ऋतु का मतलब जब ठंडी पड़ रही हो, तो जो ठंडी के समय में बोया जाए और जैसे ही गर्मी का शुभारंभ हो काटा जाए, यही है रबी फसल। रबी फसल में कौन कौन आएगा? रबी फसल में, अच्छा ये आपसे महीना भी पूछ देता है कि रबी फसल किस महीने में, तो याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम देते होंगे ना, तो आपको ओएमआर सीट भरा जाता है, याद रखिएगा। देखिए भूलेंगे नहीं कभी, बस फोकस करिए खाली। ओ से आप अक्टूबर समझ लीजिए, अक्टूबर, और एम से आप मार्च समझ लीजिए, ओके, एम से आप मार्च समझ लीजिए, और आर से रबी की फसल समझ लीजिए, ठीक ना, रबी फसल। ओ से अक्टूबर, एम से मार्च और आर से रबी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में शुरू होकर के मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, वही आपका रबी फसल है। बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर लेंगे, केवल आपको ओएमआर याद रखना है। अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। देखिए अक्टूबर से शुरू होता है तो 1 महीना का चलता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सारे लोग फसल बो देते हैं, ऐसा नहीं है ना, तो इसीलिए महीने का दिया जाता है, अक्टूबर नवंबर ऐसे करके। तो याद रखिएगा ओएमआर रबी, ओएमआर बस याद रखिए, अक्टूबर मार्च रबी, बस क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो रबी फसल में आपको ध्यान, रबी फसल में देखना है कि कौन कौन सी आती हैं, ये भी मैं बता देता हूं। हालांकि आगे प्रश्न है इसके बारे में, लेकिन तब भी मैं बता देता हूं। जौ, गेहूं, चना, मटर, अलसी, ये सब जो है ना, ये सब रबी की फसल है। जौ, गेहूं, चना, मटर, अलसी, ये सब रबी की फसल है। ध्यान दीजिएगा, आगे भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो लटक जाएंगे। और इस बार बिहार पुलिस में अब चूंकि 10th लेवल का है, तो प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों का जो स्तर होगा वह कुछ ऐसा ही होगा, मिलता जुलता एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी को जो हल्के में ले रहे हैं ना, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आइएगा हमारे वीडियो पर, देखिएगा कितने प्रश्न हमारे वीडियो से आए हैं। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के बाद ये वीडियो रहेगा, मिलाइएगा आकर के। चलिए, कौन सी फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और बोई जाती है, बस ठीक। खरीफ फसल और काट ली जाती है सितंबर अक्टूबर में, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि भारत में मानसून कब आता है, पता है ना आपको? जून में। मालाबार तट पर आपको 1 जून के बाद मानसून दिखाई देगा। तो क्या समझे आप, मानसून आने से कह रहा है, तो जून, और काट ली जाती है, कब काट ली जाती है अभी बताया, अक्टूबर नवंबर में। भाई ये कटेगा तभी तो आपका रबी की फसल होगा। तो रबी की फसल से याद रखिएगा JN, बस यही दोनों याद रखना है। JN आपको खरीफ फसल याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? खरीफ। कहने का जून में या जुलाई, जून जुलाई याद रखिएगा, जून जुलाई में शुरू होकर के अक्टूबर नवंबर में काट जाता है, यही है खरीफ फसल। मानसून आता है जून में ही ना, आपको तो पता ही है, तो जानते हैं, तो इसको मिटाता हूं। चलिए, खरीफ फसल के उदाहरण। अब ये बताइए खरीफ फसल कब होता है? खरीफ फसल जून जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर के बीच। तो अभी क्या है, अभी तो वही खरीफ फसल का ही मौसम है। अभी क्या क्या आपके यहां बोया जा रहा है देख लीजिए जरा। चावल बोया जा रहा है, तो चावल खरीफ की फसल है। मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। याद रखिए, सोयाबीन, जूट, मूंगफली, कपास, चावल, है ना, अरहर, ये सारे जो हैं यह खरीफ की फसल है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, सोयाबीन
और उड़द, कपास, मूंगफली, ये सारे के सारे जो हैं यह खरीफ की फसल है। एक बार देख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसते हैं। अमन किस फसल की किस्म है? चावल की। चावल मिल जाए तो आपको अमन चैन आ जाता है, ऐसे करके याद रखिएगा। रबी की मुख्य फसलें जौ, मटर, चना, सरसों पे पहले ही बता चुका हूं। जायद फसल, जायद फसल क्या है भाई? तो ये रबी और खरीफ के जो बीच में बोया जा रहा है ना, यही है जायद फसल। रबी और खरीफ के बीच में जो गैप है, जो उसी में बोया जा रहा है, वही है खरीफ फसल, याद रखिएगा। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब आता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, चावल उत्पादन में भारत का स्थान। तो चावल उत्पादन में पहले स्थान पर चाइना, चीन है, दूसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत है। चावल के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? तो आपको पता है चावल कब होता है? जब मानसून का समय होता है। तो मानसून के समय में गर्मी तो होती ही है, तो उच्च तापमान की आवश्यकता है, और मानसून आता है तो बारिश भी होती है बहुत तगड़े से, तो ज्यादा बारिश की भी आवश्यकता है। जो गांव से होंगे बच्चे, उनको पता होगा कि जब धान आप लगाते हैं तो सिंचाई करते रहिए, कभी नहर से, कभी तालाब से, पोखर से, नदी से, भूमिगत जल से। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? यही होता है ना जी। तो पानी अधिक होना चाहिए और गर्मी भी होना चाहिए, क्योंकि मानसून आता है। आपको पता है कि अभी गर्मी है ही, मानसून है तो आपको पता ही है कि गर्मी, जब बादल होता है कितनी गर्मी होती है कि नहीं? या धूप कभी निकलता है कितनी गर्मी होती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल तो गेहूं है। तो पहली कौन है, जरा कमेंट करिए। अभी आपको हिंट भी मैं दिया हूं। भारत में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र, तो एक तो उत्तर पश्चिम, जो गंगा सतलज के मैदान है वहीं होता है, और दूसरा स्थान जो है वह उथली काली मिट्टी जो है दक्कन का क्षेत्र, वहां भी होता है। ज्यादातर पश्चिम वाले में होता है, इस वाले में, सतलज गंगा मैदान वाले में। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल, तीसरी महत्वपूर्ण पूछे तो ज्वार बताएंगे। क्या? ज्वार। बाजरा उगाया जाता है बलुआ और काली मिट्टी पर बाजरा उगाया जाता है। यह बढ़िया प्रश्न है। एक ऐसा फसल जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह फसल है मक्का। इसे खाद्यान्न और चावल दोनों में यूज करते हैं। यह एक खरीफ फसल है, आपको मैं बता चुका हूं। विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता अपना भारत है। दाल की बात की जा रही है, दाल बहुत खाते हैं, दाल भात, दाल रोटी, दाल की खिचड़ी, है कि नहीं? तो दाल का उत्पादक और उपभोग भी करता है, प्रथम स्थान पर है भारत। अच्छा, एक प्रश्न आप कहीं इधर उधर से सर्च करिएगा, गूगल से सर्च करिएगा, मैं आंसर नहीं आपको बताने वाला हूं, आप सर्च करिएगा। बिहार के कुछ क्षेत्रों में मक्का किस फसल में आता है? क्या रबी में आता है, क्या खरीफ में आता है? जरा कमेंट करिएगा। अभी मैं आपको बताया हूं कि जो मक्का है वो खरीफ की फसल है, लेकिन क्या बिहार में रबी के मौसम में भी मक्का बोया जाता है? कमेंट करिएगा आप इसको। चलिए, लगभग सभी फलीदार फसलें नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, सिवाय इसके। कितना प्यारा प्रश्न है। एक फसल है दाल की, फलीदार, जो इन सबसे अलग है। बाकी सब दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, लेकिन यह अलग है। और यह फसल कौन है? अरहर। कौन है? अरहर। ध्यान दीजिएगा, अरहर को छोड़ करके बाकी सभी करती हैं। गन्ना फसल है। गन्ना जो फसल है यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कहां होता है? उष्ण कटिबंध कहां है? देखिए, उष्ण कटिबंध। अच्छा, मैं बताया तो हूं पिछले वीडियो में, मैं बताया हूं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसको कहते हैं? जो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य हो, उस, और इसके बाद वाला जो इतना दूर होगा वह उपोष्ण होगा, फिर शीतोष्ण और फिर शीत। ऐसे आपको मैं बताया पहले, तो याद रखिएगा उष्ण और उपोष्ण में। भारत का गन्ना उत्पादन में स्थान तो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? तो ब्राजील है। ओके, चलिए, मूंगफली फसल है। अभी मैं बताया हूं कि मूंगफली जो है वह खरीफ की फसल है। भारत में उच्च किस्म का कॉफी कौन सा है जो आरंभ में यमन से लाया गया है? यमन की राजधानी साना, यमन से लाया गया है। और यह कॉफी का नाम है जो पूरे विश्व में, मतलब अच्छी कॉफी में गिनती आती है इसकी, वह है अरेबिका कॉफी। कौन सी? अरेबिका कॉफी। भारत में यह
कर्नाटक में एक पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ी। जी हाँ, बाबा बुदन की पहाड़ी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी अरेबिका कॉफी की। रबर फसल है, तो आपको पता है रबर भूमध्य रेखीय फसल है, इसको उष्ण और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। चलिए, कपास के पौधे का मूल स्थान अपना प्यारा भारत है कपास उत्पादन में, लेकिन भारत का स्थान तीसरा है, यह भी ध्यान दीजिएगा। किसे गोल्डन फाइबर, हाँ देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न आप लोगों के सामने आया भी होगा। अरे ये प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न है ना, दरोगा तक में पूछता है। आप लोग सोच रहे होंगे ना, सारे प्रश्न इसके वीवीआईपी हैं, सारे के सारे। बिहार पुलिस के लिए तो फेवरेट है इसके बहुत सारे प्रश्न। देखिएगा इस बार आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। तो गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से जूट को जाना जाता है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, मुझे तो बहुत ही तगड़ा लगा। महात्मा गांधी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार घोषित किया था? सच बताऊं तो इस प्रश्न को मैं पहले नहीं जानता था। मैंने इस प्रश्न पर फोकस हालांकि पढ़ा था किताबों में, लेकिन इतना फोकस नहीं किया था। लेकिन जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा था, तो यह प्रश्न मुझे दिखा दिया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार कहा था या घोषित किया था? तो वह थे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। वही विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत करी। भूदान आंदोलन, ग्राम दान आंदोलन, रक्तहीन क्रांति, ये विनोबा भावे हैं। चलिए, आ ही गया क्वेश्चन। देखिए दोनों प्रश्न आ गया। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे और रक्तहीन क्रांति भूदान आंदोलन को ही कहते हैं। भूदान आंदोलन में प्रथम जमीन दान करने वाला व्यक्ति जो है ना, वह है श्री रामचंद्र रेड्डी। नाम भी याद रखिएगा, श्री रामचंद्र रेड्डी ने भूमिदान किया था। क्या दान किया था? भूमिदान किया था, ध्यान दीजिए। चलिए, आज का आखिरी सवाल, और यह भी प्रश्न अपने आप में वीआईपी है। क्या है? कौन सी पौधे बायोडीजल फसलों के उत्पादन में सहायक है? दो हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक है जट्रोफा और दूसरा है जोजोबा। जी हां, जट्रोफा और जोजोबा। 22 मिनट में 50 प्रश्न, और बिल्कुल डिटेल में और समझाते हुए, और सबसे बड़ी बात कि सारे प्रश्न उच्च गुणवत्ता से लैस बीबीआईपी प्रश्न जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एनसीईआरटी 10th क्लास अध्याय 4 से सारे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इतने कम समय में इतनी गुणवत्ता वाला इतने प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गारंटी है। पूरा यूट्यूब छान मारिए, इतनी क्वालिटी वाले प्रश्न नहीं मिलेगी इतने कम समय में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे, लेकिन इतने कम समय में इतने सारे प्रश्न इतने डिटेल में कहीं नहीं मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना है तो कर दें, ना करना है तब भी कोई बात नहीं। आप पढ़ें और आपका काम हो। ओके, फिर मिलेंगे। जय हिंद।